ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर गिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। खंड से आशीष जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना उचित है या नहीं? अभी कोरोना के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, क्या यह हमारी नकारात्मक सोच को दर्शाता है या हम इसे विषम परिस्थिति के समय आर्थिक सुरक्षा हेतु निवेश मान सकते हैं? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस सरकार की नीतियों का ये एक प्रकार का लाभ है और इसे नकारात्मक दृष्टि से देखना उचित नहीं है। ये अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए
आर्थिक संकट से बचने के लिए किया गया एक निवेश है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आगत आकस्मिक विपत्तियों के निवारण में समर्थ नहीं होता, खासकर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए यदि कोई बीमा का लाभ मिलता है तो वह उस चिंता से मुक्त हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरे काम में आए। ये एक प्रकार का निवेश है और बीमा कंपनियां आप ही लोगों के निवेश से उन लोगों को लाभ पहुंचा देती है जिनके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आती है। मैं सभी लोगों को एक सलाह जरूर दूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी लो तो ये मत सोचो कि मैं बीमार पड़ूं तो काम आए। आप जब भी पॉलिसी लो तो ये सोचकर उसमें पैसा लगाओ कि मुझे इसका कभी लाभ ही ना लेना पड़े, मुझे इसका कभी कोई लाभ ही ना लेना पड़े, लोग इसका लाभ उठाए, लोगों के काम में आए, जो विपत्ति में फंसे उसका लाभ मिले। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां आपसे बहुत थोड़ा लेती है, लेकिन बहुतों से थोड़ा थोड़ा लेती है तो किसी को कुछ विशेष देती है। तो ये पॉलिसी लेना लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से यदि आप करते हैं तो ये आपका एक उदार भाव प्रकट होगा। और आप अपने स्वार्थ को केंद्र बना करके रखते हो तो ये अपेक्षाकृत थोड़ा हल्के स्तर की बात मानी जाएगी, फिर भी उसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता। अपने सारी आर्थिक निर्भरता के लिए या आर्थिक कोई ऐसी विषम परिस्थिति आने पर आर्थिक संकट से बचने के उद्देश्य से किया गया निवेश। नमस्कार मित्रांनो, मी आज आपणाशी एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करणार आहे, रिटायरमेंट प्लॅनिंग. मित्रांनो, रिटायरमेंट प्लॅनिंग खूप महत्त्वाचे आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये एखादा व्यक्ती साधारण 60व्या वर्षी रिटायर होतो असं आपण जर धरलं तर त्याची पत्नी ही त्याच्यापेक्षा 5 वर्षांनी लहान आहे आणि भारतीय उपखंडामध्ये स्त्रियांचं जीवनमान हे पुरुषांपेक्षा 5 ते 7 वर्षांनी जास्त आहे. म्हणजेच काय की त्या व्यक्तीला त्याच्या रिटायरमेंटचं प्लॅनिंग त्याच्या पत्नीसहित 35 वर्षाचं रिटायरमेंट नंतर केलं पाहिजे. आणि जर हे करायचं असेल तर त्या पद्धतीने आपण सुरुवात लवकर केली पाहिजे. आता ह्यामध्ये एक गमतीशीर गोष्ट लक्षात घ्या की ज्यावेळी तुमचं वय 75 झालेलं असेल त्यावेळी तुमच्या मुलाचं वय सुद्धा 50 झालेलं असेल आणि त्याच्या 50व्या वर्षी त्याच्या मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च, त्याच्या मुलीच्या लग्नाचा खर्च, त्याच्या रिटायरमेंटचं स्वतःचं प्लॅनिंग, ह्या गोष्टी समोर आलेल्या असतील. अशा वेळी आपल्या रिटायरमेंट नंतरच्या आयुष्याचा आर्थिक भार आपण आपल्या मुलांवर टाकणं कितपत योग्य आहे? मग अशा वेळी आपण काय केलं पाहिजे?
तर आपण आपली तयारी अगोदरच करून ठेवली पाहिजे. मग ही तयारी जितक्या लवकर तुम्ही चालू करचाल तितकं तुम्हाला ती रक्कम खूपच कमी लागेल की जी तुम्हाला रिटायरमेंट नंतर उपयोगी पडेल. साधारण ही रक्कम किती लागेल? तर ह्याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला मदत करायला नक्की तयार आहोत. तुमच्या आजच्या जीवन पद्धतीनुसार किंवा तुमची जी जीवनशैली आजची आहे, किती तुमचा आत्ता महिन्याचा खर्च आहे, तर तो त्यावेळी किती असेल महागाई दरानुसार, ह्याचं आम्ही प्लॅनिंग आपल्याला करून देऊ शकतो. यामध्ये आपणाला कुठलीही हेल्प लागली तर आम्ही सदैव आपणासोबत आहोत. तर मग वाट कशाची बघ. नमस्कार दोस्तों, मैं जैसे मैंने प्रॉमिस किया था 8:15 को हम हमारा सेशन चालू करेंगे, उस हिसाब से हमने प्रोग्राम अभी चालू किया है। तो आप मेरे साथ रहिए, जुड़िए और हम नया कुछ करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा हिंदी में कच्चा हूँ, मगर आप मुझे समझ लेंगे और कुछ गलती होगी तो आप मुझे बिल्कुल बड़े मन से माफ करेंगे, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए है और यहाँ पे मैं कोई सलाह आपको नहीं देना चाहता हूँ। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। एक्चुअल फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि हमें राइट टाइम पे राइट मनी मिलना चाहिए। और अगर मेरे टॉपिक का आज का जो विषय है माय डियर मनी, अगर मुझे मेरे पैसे को माय डियर मनी कहना है तो मुझे वो राइट टाइम पे राइट मनी मिलना, यही मेरी जरूरत है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं सिखाना चाहता, या फाइनेंशियल लिटरेसी का ये मतलब नहीं कि कहाँ पे पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं और कहाँ से पैसे ज्यादा निकालने चाहिए। यहाँ पे मुझे पैसे खर्च करने के लिए जो जरूरत है वो सीखना, इसका मतलब है फाइनेंशियल लिटरेसी। और मैं आपका सबका स्वागत करता हूं कि सुबह 8 बजे आप मेरे साथ जुड़ गए हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट है नॉलेज लेने की, तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट उसमें मिल जाएगा, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। मैं आज के सेशन की शुरुआत एक स्टोरी से करता हूं। जो स्टोरी है एक राजा की। एक राज्य था, वहां पे एक राजा हर 5 साल बार बदला जाता था। मगर वो जो राज्य था वो अभी जो चल रहा है हमारा यहाँ महाराष्ट्र में, तो बहुत गणपति उत्सव बहुत जोरों शोरों से चलता है, वैसे ही वो राज्य गणपति का बहुत अच्छा भक्त था। और वो गणपति का बहुत अच्छा भक्त था, तो गणपति का भक्त था इसलिए वहां पे एक गजराज था, वो गजराज को वो भगवान मानते थे। और हर 5 साल बाद वो गजराज के सोन में एक माला देते थे, और वो माला जो रहती थी वो माला घूमते हुए वो गजराज बाहर घूमता था, और जिसके गले में वो माला डालता था वो आगे से 5 साल का राजा बन जाता था। दोस्तों देखिए कि वो जो माला जिसके गले में पड़ जाती थी वो राजा होता था, मगर वो 5 साल के लिए। और 5 साल बाद वहां की आदत ये थी कि 5 साल बाद वो राजा को उसके बाजू में जो जंगल था वो नदी पार करके वो जंगल में छोड़ा जाता था। और हर राजा वो नदी से पार करते टाइम बहुत रोया करता था, और वो जो नाविक था उसको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि आज तक वहां से कोई राजा वापस नहीं आया था। तो लोगों को लगता था कि राजा उधर जो भी जाता है वो 5 साल बाद मर जाता है या उसके बहुत हाल हो जाते हैं। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा जब वो नाव से उधर जा रहा था तो वो बहुत खुश था, बहुत आनंद में था। तो नाविक को लगा, अरे ये क्यों खुश है? तो नाविक ने उस राजा को पूछा कि सब राजा रोते जाते हैं मगर आप हंसते जा रहे हैं, क्या चीज क्या है? तो वो राजा बोला
कि मैं 5 साल पहले ही मुझे मालूम था कि 5 साल बाद आप मुझे इधर छोड़ने वाले हैं, तो मैंने 5 साल पहले ही उसकी तैयारी करके रखी थी। और उधर मैंने यहाँ से बड़ा राजमहल बना के रखा है, और यहाँ से बड़ा राजमहल तो बनाया है, मगर वहां से मुझे 5 साल बाद कोई उठा के फेंकने वाला भी नहीं है। तो मैं पूरी जिंदगी भर वहां पे राजा रहने वाला हूं। दोस्तों, यहां से सीख क्या लेनी चाहिए? तो हम हमारे जिंदगी में हर एक बंदा जब तक कमा रहा है वो राजा है, मगर जब हमारा कमाई बंद हो जाता है रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद हमें अगर राजा रहना है तो उसकी तैयारी हमें शुरुआत से करनी जरूरी है। और वो शुरुआत से अगर हम जो तैयारी नहीं करते हैं तो हम हमारे लिए माय डियर मनी नहीं कह पाएंगे। तो मुझे अगर माय डियर मनी कहना है तो मुझे इस टाइप से तैयारी करनी जरूरी है। दोस्तों, मैं मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, मगर मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और मैं ये पैशन से ये कर रहा हूं। और मुझे ये अभी ध्यान में आ गया है कि अगर मुझे मेरे पैसे को माय डियर मनी कहना है तो मुझे बहुत अच्छी तरह से चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे मेरे पैसे को माय डियर मनी कहना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं ये सेशन इंटरैक्टिव रखना चाहता हूं। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि आपके ग्रैंडफादर कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट करते थे? तो चैट बॉक्स में आप बोलिए तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके ग्रैंडफादर कहाँ पे इन्वेस्ट करते थे। बीरेन सर बोल रहे हैं गोल्ड। बहुत अच्छा, आपने सही जवाब दिया सर। और यहाँ पे मैं जब लाइव सेशन करता हूँ तो मैं यहाँ पे आपको गिफ्ट जो दे नहीं सकता, मगर मैं जब ऑफलाइन करता हूँ तो मैं आपको गिफ्ट भी देता था। तो जब हम ऑफलाइन करेंगे तो मुझे मालूम है कि आप आ जाएंगे, सब लोग आ जाएंगे और सबको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट मिल जाएंगे। सौरभ सर बोले एफडी, रिनव सर बोले रियल इस्टेट, विरल सर बोल रहे हैं एफडी, हितेश सर एफडी बोल रहे हैं। बीरेन सर, बिल्कुल हम आपके लिए गिफ्ट रखे हैं। आप जब आएंगे तो आपको पक्का मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों, यही चीज है जो हमारे ग्रैंडफादर इन्वेस्ट करते थे, वो अलग अलग टाइप में करते थे। मगर अभी वो सही है क्या, ये भी हमें ढूंढना जरूरी है। वो गलत है ऐसा मेरा कहना नहीं है, मगर वो सही है क्या, ये हमें ढूंढना चाहिए। मैं डॉक्टर हूं तो, और मैं डायबिटीज का काम करता हूं, तो मैं आपको मेरे डायबिटीज का ही एक उदाहरण दे देता हूं। दोस्तों, जब हमारे पास आज हम शुगर चेक करते हैं तो हम ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं, तो 1 सेकंड में रिपोर्ट आ जाता है। और हम HbA1c करते हैं तो हमें पिछले 3 महीने का शुगर लेवल भी पता चल जाता है। मगर दोस्तों, ये जब नहीं था ग्लूकोमीटर, तब क्या करते थे? तब हम यहाँ से ब्लड सैंपल 2 cc ब्लड सैंपल लेते थे, उसमें बहुत प्रक्रिया करते थे और उसके बाद शुगर का रिपोर्ट आ जाता था। उसके लिए आधा घंटा जाता था। वो भी नहीं था दोस्तों, तब क्या करते थे? तो हम यूरिन में कुछ केमिकल मिक्स करते थे और वो यूरिन गर्म करते थे, और वहां पे 1+2+ कलर जो आता है उससे हम 1+2+ शुगर बोल देते। दोस्तों, वो भी नहीं था, तब हम क्या करते थे? तो वो नहीं था, तब हम एक बोतल रखते थे, बोतल में जो चींटियां रहती थी वो चींटियों को भर के रखते थे, और पेशेंट को बोलते थे कि पेशाब कर दो। वो फर्श पे पेशाब करता था और हम बोतल खोल देते थे और वो चींटियां छोड़ देते थे। अगर चींटियों ने उसको पकड़ लिया तो हम बोलते थे कि उसको शुगर है, और चींटियों ने वो यूरिन को पकड़ा नहीं तो हम बोलते थे उसको शुगर नहीं है। दोस्तों, तो आज बोलो मुझे कि कौन कौन चींटियों को पकड़ के, कौन सा डॉक्टर या कोई बंदा चींटियों को पकड़ के शुगर चेक करता है क्या? बिल्कुल नहीं। मगर उस टाइम पे जो करते थे वो गलत थे क्या? वो भी बिल्कुल गलत नहीं थे। तो आपके ग्रैंडफादर जो भी करते थे वो सही करते थे।
मगर जैसे जैसे चीज बदलती जा रही है वैसे वैसे हमें खुद को बदलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर मुझे माय डियर मनी कहना है तो हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकंड स्लाइड है माइंडसेट। दोस्तों ये आपने कहां पे देखा है? दोस्तों ये आपने देखा है कहां पे? ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे ध्यान में आ जाएगा। यस, प्रदीप सर बोले ट्रक, विरल सर बोले ट्रक, रोहित सर बोले ट्रक, रिनव सर बोले ट्रक, बीरेन सर बोले ट्रक, सब बोल रहे ट्रक, सही। मगर इसके पीछे आपने कभी देखा है क्या? बिल्कुल नहीं। और सच में बोलिए दोस्तों कि नजर किसको लगने वाली है? नजर तो मर्सिडीज को लगने वाली है, मगर फिर भी हम ये लिखते नहीं है, क्योंकि जो मर्सिडीज चलाता है उसका माइंडसेट पैसे के प्रति बहुत सकारात्मक रहता है। उसको किसकी नजर नहीं लगने की शंका आती है, उसको वो फियर नहीं रहता है, उसको सिर्फ पैसे कमाना है। तो हमें अगर पैसे कमाना है तो हमें दूसरे की तरफ बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए, हमारा नजरिया बदलना चाहिए। ग्रेटिट्यूड चाहिए पैसे के प्रति, जो पैसे कमा रहा है उसके प्रति भी, पैसे के प्रति भी और खुद के प्रति भी। अगर जो हमारा माइंडसेट ये रहेगा तो ही हम पैसा कमा सकेंगे, नहीं तो नहीं कमा सकेंगे। तीसरी चीज दोस्तों ये है कि हमारा सर्कल, सराउंड योरसेल्फ विद दोज ऑन द सेम मिशन एज यू। अगर हमारा मिशन ये रहता है कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे मेरे पैसे को माय डियर मनी कहना है, तो मुझे मेरा सर्कल बदलना पड़ेगा। और अगर मुझे मेरे पैसे को कमाना है तो सर्कल बनाना है, तो माय डियर मनी कहना है, तो सर्कल जो बदलना है तो मुझे वैसे सर्कल में जाना पड़ेगा। मेरे दोस्ती वैसे दोस्तों के साथ होनी चाहिए कि जो पैसे कमा रहे हैं और उनका माइंडसेट पैसे कमाने का है। तो दोस्तों ये एक आपको बदलना पड़ेगा। आगे की चीज है टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। हमें पैसे कमाना है तो पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ही लेनी पड़ेगी। मेरे लिए कोई और काम करेगा और मुझे पैसे मिलेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मगर थोड़ा टाइम की कमी की वजह से मैं आगे चलता हूँ जल्दी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब जाती है तो अमेरिकन लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी गई है, 5 मिनट में आएगी। जापानीज लोग बोलते हैं कि चलो मैं खुद जाके कहा क्यों बंद हुई है, क्या हुआ है वो देख लेता हूं। और इंडियंस क्या बोलते हैं, मेरे बाजू में बंद हुई है ना, तो चलो मेरी भी बंद हुई है, कोई बात नहीं। मगर ये माइंडसेट हमें इंडियंस लोगों को बदलना पड़ेगा। जब हम ये बदलेंगे, हम जापानीज टाइप से थॉट करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो हम भी पैसा कमा सकेंगे और हमारे पैसे को माय डियर मनी कह सकेंगे। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत भी है। हमें पैसे कमाना है तो हमें फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। हमें फ्लेक्सिबल कैसे होना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं आपको पूछूंगा क्वेश्चन कि ऋत्विक रोशन डांस में अच्छा है या शाहरुख खान अच्छा है? आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं दोस्तों। ऋत्विक रोशन, विरल सर ने बोला ऋत्विक रोशन, प्रदीप सर ने बोला ऋत्विक रोशन। देखो दोस्तों, डांस में ऋत्विक रोशन अच्छा है, सब चीजों में बहुत जगह पे जिसकी बॉडी अच्छी है वो भी ऋत्विक रोशन ही है। मगर पैसा ज्यादा कौन कमा रहा है? तो पैसा शाहरुख खान कमा रहा है। तो अगर शाहरुख खान पैसा कमा रहा है ज्यादा, तो क्यों कमा रहा है? तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, वो जो भी आप बोलेंगे वो सब करेंगे। ये चीजें ऋत्विक रोशन नहीं करेगा, इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। दोस्तों अगर हमें मेरे पैसे को
माय डियर मनी कहना है तो हमें इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें लाइफ इन्वेस्टमेंट प्लान पे काम करना पड़ेगा, LIP। तो दोस्तों यहाँ पे हम हर बंदा एक जगलर है। वो हर बंदा जो जगलर है वो हर रोज 5 बॉल उड़ाता है जिंदगी में के, वो हर रोज 5 बॉल उड़ाता है। और वो 5 बॉल ये है, हेल्थ, वर्क, सोशल लाइफ, फैमिली और फ्रेंड्स। ये 5 बॉल वो हर बंदा उड़ाता है, मगर इसमें का एक ही बॉल रबर का है और बाकी सब बॉल कांच के है। तो हर ये जो सब बॉल कांच के है उसको हमें और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और उनको ज्यादा ध्यान से संभालना पड़ेगा। तो अगर हमें ज्यादा संभालना है हर बाकी सब बॉल को, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि रबर का बॉल कौन सा है। यहाँ पे टाइम की कमी है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि रबर का बॉल जो है वो है वर्क। कैसे? तो हेल्थ के बारे में आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर हमें हार्ट अटैक आ गया तो हमें जिंदगी भर इकोस्प्रिन की गोली लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि ये कांच का बॉल है। फैमिली में ऐसा रिलेशन तैयार हो गया कि ये मेरे को टाइम ही नहीं देता है, ये बाहर बहुत घूमता है, तो वो बदल नहीं सकते वो इमेज हम, तो वो भी कांच का है। फ्रेंड्स में ऐसे पता चला कि ये हमारे टाइम पे कभी हेल्प को नहीं आएगा, तो वो आपको कभी कॉल नहीं करेगा, तो ये भी कांच का है। सोशल लाइफ, समाज में ऐसे इमेज तैयार हो गई कि ये बहुत स्वार्थी बंदा है, ये समाज के लिए कुछ नहीं करेगा, तो वो भी वही दिक्कत आने वाली है दोस्तों। तो ये सब कांच के बॉल है। हमारे जिंदगी में हम 8 घंटे सोते हैं, तो बाकी घंटों में सबको हमें 3.5 घंटे देने जरूरी है, मगर हम ऐसा नहीं करते। हम 16 घंटे वर्क को देते हैं और बाकी टाइम पे बाकी चीजों को टाइम नहीं देते। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि माय डियर मनी कहने के लिए क्या जरूरी है। तो यहाँ पे हम वर्क करते हैं इसलिए कि पैसे कमाएं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि मैंने पैसे नहीं कमाए तो हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ, इसको कोई भी मुझे कीमत नहीं देगा, ऐसा हमें लगता है। और वो कई हद तक सही भी है, मगर इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा टाइम दे रहे हैं। मगर अगर हमने ऐसा किया, मेक मनी वर्क फॉर यू, तो हमें 3.5 घंटे ही काम करेंगे और बाकी सब जगह 3.5 घंटे देंगे, तो भी हम हमारे लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं और लाइफ इन्वेस्टमेंट प्लान भी हमारा तैयार होगा और सब लाइफ हम एंजॉय कर सकेंगे और हम हमारे पैसे को माय डियर मनी भी कह सकेंगे। दोस्तों, ये थॉट प्रोसेस आपको कैसी लगी, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। रोहित सर बोल रहे हैं अवेरसम, थैंक यू सर। प्रदीप सर बोल रहे, रिनव सर, बीरेन सर, विरल सर, थैंक यू सर। तो यही हमें माय डियर मनी कहने के लिए करना चाहिए। दोस्तों, अभी हम वेल्थ की तरफ जा रहे हैं। माय डियर मनी कहना है तो मुझे ये भी जानना जरूरी है कि मुझे मेरे पैसे के बारे में मैं क्या करता हूं और क्या करना पड़ रहा है मेरे को और क्या करना चाहिए। तो हर बंदा पैसे कमाने के लिए, वेल्थ एनहांसमेंट के लिए भी काम कर रहा है। तो हमें पैसे के बारे में ये तीन ही चीजें करनी पड़ती है। एक पहली एनहांसमेंट, दूसरी चीज है प्रोटेक्शन और तीसरी चीज है ट्रांसफर। तो हमें ये 3 चीजों पे काम करना पड़ता है। तो अगर मुझे वेल्थ एनहांस करनी है तो मुझे सेल्फ बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, P2P, AIF, यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट में एनहांसमेंट करते हैं। तो हमें वेल्थ, पैसा बढ़ाना है तो हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। मगर यहाँ पे यू मस्ट बी डाइवर्सिफाइड इन ऑल। हमारा सेल्फ बिजनेस ये हमारा प्लान ए है, मगर हमारा प्लान बी भी तैयार चाहिए और वो ये सब बाकी सब जो है वो हमारे प्लान बी है।
वेल्थ प्रोटेक्शन के बारे में मैं आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप सब होशियार लोग हैं यहाँ पे। हर एक बंदा जब पैसे कमाता है तो वो इन्वेस्ट करता है या कुछ भी करता है तो वो सब चीजें देखता है, प्रोटेक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी लेता है, क्योंकि उसने गोल्ड लिया है तो वो लॉकर ले लेता है। वो कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो 4 बार पूछ लेता है कि ये कैसे हो रहा है काम। तो ये सब प्रोटेक्शन का ही फंडा है। वेल्थ ट्रांसफर, अगर मुझे माय डियर मनी कहना है तो हमें वेल्थ ट्रांसफर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम जब तक जिंदा है तो हम हमारे पैसे को सब इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हम जब हमारा सब इंतकाल हो जाएगा, 1 सेकंड के लिए भी हमारा माय डियर मनी हमारे पास नहीं रहने वाला, और उसको हमें ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। वो 2 टाइप से होता है, एक लॉ और दूसरा विल। दोस्तों, इसके लिए मैं एक खुद सेशन लेता हूं, जैसा आज का सेशन ले रहा हूं वो पूरा सेशन लेता हूं। तो आगे चल के हम फिर कभी इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे, मगर इसकी जरूरत है और वो जरूरत बहुत ज्यादा है, ये आप ध्यान में रखिए। अभी हमें गोल की जरूरत भी है। अगर मुझे मेरा माय डियर मनी कहना है तो मुझे मेरे गोल भी सेट करने जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं या हम जहाज से जा रहे हैं, हमें कहीं तो जाना है, वो अगर मालूम है तो हम वहां पे पहुंच सकते हैं। हमने ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन कहाँ जा रही है ही हमें मालूम नहीं, तो ट्रेन कहाँ जाएगी, जहां जाएगी वहां पे हम पहुंच जाएंगे। मगर अगर हमें दिल्ली जाना है और हम ट्रेन में दिल्ली के बैठे हैं तो हम 100% दिल्ली ही पहुंचेंगे। 1% चांस है दोस्तों, अगर कुछ अलग गलत हुआ तो नहीं पहुंचेंगे, मगर 99% पहुंचेंगे। तो वैसे ही हमारे पैसे को माय डियर मनी कहना है तो हमारे गोल सेट होने जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको 4 चीजों पे सेट करने को बोलूंगा। पहला चीज है हेल्थ। तो आपका पहला गोल हेल्थ के बारे में होना चाहिए, दूसरा गोल लाइफ के बारे में, तीसरा गोल रिटायरमेंट, और चौथा चाइल्ड एजुकेशन। दोस्तों, ये नीचे ऊपर कभी नहीं हो सकता। आप बोलेंगे कि हेल्थ की जगह मैं चाइल्ड एजुकेशन को पहले माय डियर मनी के हिसाब से सेट करूंगा, तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि क्यों नहीं करना चाहिए ये आपको आगे ध्यान में आ जाएगा। ये साइकिल ऊपर नीचे कभी नहीं हो सकती, ये साइकिल आपको ऐसी ही करनी पड़ेगी। हेल्थ के बारे में आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो आपका वेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा। तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस ही वेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि आपने रिटायरमेंट के पैसे तैयार करके रखे हैं और आप बीमार पड़ गए तो आपके हेल्थ के लिए आपको वो रिटायरमेंट के पैसे निकालने पड़ेंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, तो एटलीस्ट सेम ऑफ योर एनुअल इनकम। अगर मान के चलिए आप 5 लाख कमा रहे हैं तो आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए। आप 10 लाख कमा रहे हैं तो आपका 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। सेकंड टाइप है लाइफ। लाइफ में हमें लायबिलिटीज है, जिम्मेदारी है हमारे तरफ। अगर मुझे माय डियर मनी कहना है और हमारे फैमिली को भी माय डियर मनी के लिए तैयार करना है, तो हमें ये जरूरी है कि लाइफ के तरफ काम करना। तो वहां पे लायबिलिटीज है, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। लायबिलिटीज है, लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, तो वो कितने की जरूरत है, तो वो 20 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम। यानी कि आप 5 लाख कमा रहे हैं तो 1 करोड़, 10 लाख कमा रहे हैं तो 2 करोड़। दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि आप बोलेंगे कि 20 लाख 2 करोड़ की 1 करोड़ की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको लायबिलिटीज क्या है ये बता देता हूं। हम हमारी उम्र में 22 साल तक कुछ नहीं कमाते हैं, तब हम एजुकेशन लेते हैं। उसके बाद हमारा फेज 2 जब आता है तो हमारा मैरिज, चाइल्ड बर्थ, खुद का घर, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, और थर्ड फेज में हमारा और हमारे स्पाउस का रिटायरमेंट। ये जिम्मेदारी हम है तो हम ही संभाल रहे हैं, मगर मान के चलिए अगर हम नहीं है, मान के चलिए हमने घर ले लिया और वहां पे डेथ हो गई, तो चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज और हमारी स्पाउस की रिटायरमेंट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? हमें ही संभालनी है, और वहां पे हमें लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। और उसके लिए जो मैं 1 करोड़ बोल रहा हूं, तो उसमें चाइल्ड एजुकेशन के लिए 20-25 लाख,
20-25 लाख चाइल्ड मैरिज के लिए और रहे हुए बाकी 50 लाख हमारे स्पाउस के लिए लगने वाले हैं। तो इसलिए 1 करोड़ की जरूरत है। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो रहेगा, तो अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 10 लाख का है तो हमें वो ज्यादा लगेंगे, इसलिए वहां पे 2 करोड़ की जरूरत है। तो ये ध्यान में रखिए कि ये लाइफ इंश्योरेंस किस लिए जरूरी है। मुझे माय डियर मनी कहना है और मेरे फैमिली को भी माय डियर मनी का बेनिफिट देना है, तो मुझे ये करना जरूरी है। इसके लिए मेडिक्लेम, टर्म प्लान और पर्सनल एक्सीडेंट के लिए आप बोलोगे कि मुझे पैसा कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो ये प्रीमियम रहेगा 5% आपके एनुअल इनकम के, और उससे हम ये 100% सेविंग किया हुआ पैसा सेव कर सकेंगे। अगर हमें इसको गंवाना है तो हमें इसको भी काम में नहीं लाना है। हमें ये 5% खर्च नहीं करने हैं तो आप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये 5% खर्च नहीं किए तो ये हमारे 100% भी गायब होने वाले हैं। तो दोस्तों 100% गायब नहीं करने हैं तो हमें 5% खर्च करने ही पड़ेंगे। मैं आपको दोस्तों ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे ये 2 एप्पल्स रखे हैं, वो कौन सा एप्पल आप मार्केट में से खरीदना चाहेंगे? ऑब्वियसली दोस्तों आप बोलेंगे कि ये लेफ्ट साइड का ही एप्पल हम खरीदेंगे। वही सेम थिंग लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी करती है। जब आप बीमार नहीं है तब तक ही आपको कोई भी इंश्योरेंस देगा, उसके बाद नहीं देगा। इसलिए आप जब सही है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तब तक ही आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए। अभी आपको लगता है कि माय डियर मनी कहना है, और माय डियर मनी कहना है तो क्या करना चाहिए? तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि मुझे माय डियर मनी कहने के लिए आपने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मगर कहाँ पे? म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, शेयर्स में करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस में करना चाहिए, लैंड रियल एस्टेट में करना चाहिए, पोस्टल सेविंग में करना चाहिए, पीपीएफ, बैंक एक्सेट्रा। व्हाट इज द कंफ्यूजन? विच, व्हेन, हाउ मच एंड हाउ लॉन्ग? ये कंफ्यूजन सबको है दोस्तों, और ये कंफ्यूजन मैं आज आपका थोड़ा बहुत हद तक तो कवर कर दूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब कवरिंग बिल्कुल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन मुझे माय डियर मनी के बारे में हर बार आने वाला है, और ये कंफ्यूजन कम आए इसलिए हमें एक जहाज का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं और वो आपको सुनना है। यहाँ जहाज पे ये ऊपर का पार्ट जो है उसको बोलते हैं सेल, और नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं हल, और लाइफ जैकेट्स रहते हैं। लाइफ जैकेट जिंदगी में एक ही बार लगने वाले हैं, मगर वो हर जहाज में रहते हैं। दोस्तों अगर सेल बहुत स्ट्रांग रहेगा, सेल स्ट्रांग रहेगा तो सेल का काम क्या है? नेविगेशन और स्पीड। और हल का काम क्या है? हल का काम है स्टेबिलिटी। अगर सेल बहुत स्ट्रांग रहेगा तो क्या होगा दोस्तों? जहाज कहीं तो जाके भरकटेगा, बहुत स्पीड लेगा, और कभी कभी चट्टान पे जाके पटक भी सकता है खुद को, और हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वैसे ही अगर हल बहुत स्ट्रांग रहेगा तो क्या होगा? हल स्ट्रांग रहेगा तो जहाज जगह से हिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों दोनों की जरूरत है, सेल भी जरूरी है, हल भी जरूरी है। और सेल भी और हल भी जरूरी है तो वहां पे सेल हमारे इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है और हल भी जरूरी है। तो ये सेल और हल कौन सा है हमारे इन्वेस्टमेंट में? सेल का काम क्या है? स्पीड देना, नेविगेशन देना। ये हाई रिस्क हाई यील्ड है, ये शेयर्स, इक्विटी, पीएमएस, यूलिप, प्रॉपर्टी, ये सब सेल है। और हल कौन सा है? ये स्टेबिलिटी देता है, रिस्क कम है, मीडियम यील्ड है। ये पीपीएफ, ईपीएफ, एफडी, पोस्टल ऑफिस, डेप्थ फंड, गोल्ड बॉन्ड्स, ये सब जो है वो है। और लाइफ जैकेट कौन है? तो ये ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है। तो दोस्तों हमारा जहाज जो है इन्वेस्टमेंट का, माय डियर मनी का, तो वहां पे हमें ये सब बैलेंस की जरूरत है। और ये बैलेंस
कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमें गोल के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर मेरा गोल रिटायरमेंट का है तो वो लॉन्ग टर्म का है, और लॉन्ग टर्म का है तो हम वो मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप में डाल सकते हैं। मगर हमारा वेरी शॉर्ट टर्म का है तो वहां पे हम बैंक एफडी, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म यहाँ पे डाल सकते हैं। जो कौन सा है, अभी मुझे 1 साल बाद मैरिज करना है, मेरे बच्चे का 1 साल बाद एजुकेशन है, मुझे हेल्थ के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, तो ये सब चीजें शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये चीजें हम कर सकते हैं। यहाँ पे वॉरेन बफेट का कहना मैं आपको बता देता हूं कि नेवर डिपेंड्स ऑन सिंगल इनकम, इन्वेस्ट टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। तो दोस्तों मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपके पास सेकंड इनकम सोर्स है क्या? अगर नहीं है तो मैं माय डियर मनी को माय डियर मनी नहीं कह पाऊंगा। तो आपको सेकंड इनकम सोर्स जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे वो ये भी बताते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो मैंने सब मेरे बिजनेस में ही डाल दिया तो ये गलत हो जाएगा। मैंने जो बुक लिखा है वहां पे भी मैं इसके बारे में मैंने स्टोरी लिखी है कि हमने अगर हमारा सब बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दिया और बिजनेस कई कारण अगर ठप हो गया तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये बहुत जरूरी है। हमारे अनाज में भी मुझे अगर बहुत जलेबी पसंद है और मैं खाने में सिर्फ जलेबी खाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो हमें खाने में भी सब डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी रहता है। वैसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट में भी चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, वैसा ही इन्वेस्टमेंट में ये सब चीजें चाहिए। रियल एस्टेट, एफडी, इक्विटी, पीपीएफ, ये सब चाहिए। ये क्यों चाहिए? तो मैं एक ग्राफ आपको दिखा रहा हूं। ये स्लाइड क्या बता रहा है कि देखो 2012 में मिड कैप ने हमें रिटर्न दिया है 38%, गोल्ड ने 12% दिया है। अभी गोल्ड का सिर्फ पकड़ेंगे तो देखिए 2012 में गोल्ड 12% दिया है, उसके बाद 13 में -18, उसके बाद 2%, फिर -8%, यानी कि गोल्ड ऊपर से ये स्लाइड में देखिए ऊपर से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया 8%, 18%, 27%, फिर -1.6%। तो गोल्ड ऊपर नीचे हो रहा है ऐसे। तो वैसे ही शेयर मार्केट भी यहाँ पे ऊपर था, ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। वैसे ही रियल एस्टेट 17% था, 7%, 11%, 4%, 9, 6, 4, 4.2, 1.2, 2.6, यानी कि कोई हमेशा के लिए ऊपर नहीं रह सकता, कोई हमेशा के लिए नीचे नहीं आ सकता। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हमें डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। दोस्तों हम जब उठते हैं सुबह तो कोलगेट से ब्रश करना चालू करते हैं, फिर फोन उठाते हैं एयरटेल का, फिर आईटीसी का साबुन इस्तेमाल करते हैं, फिर मारुति की कार इस्तेमाल करते हैं, फिर कुरियर गति का इस्तेमाल करते हैं, फिर टेक महिंद्रा का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एचडीएफसी का बैंक इस्तेमाल करते हैं, कोटक का सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हैं, इन्फोसिस का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, हीरो होंडा की 2 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर के लिए पिडलाइट का फेविकॉल इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? और रात को सोते टाइम यूबी की दारू भी पीते हैं, कुछ लोग पीते होंगे, मगर ये सब जो चीजें होती है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ये सब कंपनी का कुछ ना कुछ हर रोज खरीदते हैं, और ये हम ही नहीं करते, दुनिया में सब करते हैं। तो दोस्तों ये सब कंपनियां प्रॉफिट लेती होंगी क्या? बिल्कुल। अगर ये सब कंपनियां प्रॉफिट लेती होंगी तो वो प्रॉफिट का आपको कितना % शेयर देती है? कुछ भी नहीं। ले सकते हैं क्या हम? बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप ये तैयार होंगे तो ही आप आपके मनी को माय डियर मनी कह पाएंगे। ये सब कंपनियों का आप मालिक बन सकते हैं, और वो मालिक छोटे छोटे % में आप बन सकते हैं, और वो जब बनेंगे तो आउटपुट बदल जाएगा। दोस्तों माय डियर मनी में यहाँ पे एक बहुत बड़ा हर्डल है, और वो हर्डल आपको मैं अभी बताने वाला हूं। आपको ये 2 रुपये के सिक्के आपको दिखने को मिल रहे हैं। ये जब मैं ऑफलाइन लेता हूं तो यहाँ पे बहुत मजा आता है, मगर यहाँ पे मैं आपको
आज झट से बता देता हूं कि लेफ्ट साइड का रुपया का सिक्का क्या बता रहा है और राइट साइड का क्या बता रहा है। लेफ्ट साइड का सिक्का ये बता रहा है कि हम 98 में इससे अनाज खरीद सकते थे, मगर ये सिक्का जो नया सिक्का है वो बोल रहा है कि हम अंगूठा लेते हैं, यानी कि हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, हमें अंगूठा मिलेगा। तो यही इन्फ्लेशन है दोस्तों। और ये इन्फ्लेशन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि 1990 में 1990 में गोल्ड 3,200 था, आज 50,000 हो गया है। पेट्रोल 100 था, 10 था, अभी 100 हो गया है। डीजल 5 था, अभी 100 हो गया है। दूध 6 रुपए था, आज 70 रुपए हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? यही इन्फ्लेशन है। तो ये इन्फ्लेशन को अगर मुझे माय डियर मनी को माय डियर मनी कहना है तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें हमारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा एक बहुत बड़ा हर्डल हमारा जो है माय डियर मनी में का, तो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बॉम्ब, ये टाइम बॉम्ब है दोस्तों। जब हम छोटे थे तब हम ऑर्डिनरी शूज भी इस्तेमाल करते थे, मगर हमें अभी रेड टेप का शूज लगता है। हम टाइटन का वॉच लेते थे, मगर अभी हमें आगे के टॉमी का चाहिए या और बड़े बड़े ब्रांड्स का वॉच चाहिए। रेस्टोरेंट, हम छोटे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते थे, मगर हमें अभी 3 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट चाहिए। वही एम्बियंस हमें पसंद आता है। स्कूल फी, हमने स्कूल में 500 रुपए में स्कूल का खर्चा पूरे साल भर का निकल जाता था। अभी आप ध्यान में रखिए दोस्तों कि 1 लाख तो नर्सरी का फी है। तो ये हमारा लाइफस्टाइल का बड़ा बॉम्ब आ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हम हमारे पैसे को माय डियर मनी कह सकेंगे। दोस्तों ये एक भारतीय शेयर मार्केट का ग्राफ है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? बहुत ऊपर नीचे होता जा रहा है, मगर ये ध्यान रखिए कि ये ऊपर ही गया है। ये ग्राफ में बहुत सारी चीजें हुई है कि जहां पे अमेरिका में क्राइसिस हुआ, इंडिया में क्राइसिस हुआ, कोरोना आया, बहुत चीजें हो गई है, मगर कितना भी ऊपर नीचे हुआ तो भी ग्राफ ऊपर ही गया है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी ग्राफ में के 10 साल आप पकड़ के चलेंगे, यहाँ देखिए मैंने अगर यहाँ पे खरीदी किया और यहाँ पे नीचे सेल किया, तो जो भी हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, 1 साल में खरीदी किया और 1 साल में बेच दिया, तो हमें नुकसान होने के चांसेस ये ग्राफ बहुत बड़ा ज्यादा दिखा रहा है। मगर कोई भी 10 साल आप पकड़ के चलेंगे तो ये कभी नहीं होता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करनी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में करनी है, तो हमें ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के हॉरिजॉन से ही करनी चाहिए। और हमारा गोल जो 10 साल का है वही पैसे हम यहाँ पे डाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस हमारा हमेशा का क्या रहता है दोस्तों? हमें एक्सपेक्टेड ऐसा एक्सपेक्टेड रहता है कि हमें लेफ्ट साइड का देखिए कि 12% एक्यूरेट हर साल मिलने चाहिए, ऐसे हमें लगता है। मगर रियलिटी दोस्तों वैसी नहीं रहती। मेरे माय डियर मनी को अगर माय डियर मनी कहना है तो हमें ऐसे नहीं, स्ट्रेट नहीं जाएगा। 12% हमें कभी नहीं मिलेगा। हमें पहले साल में 8% मिला, सेकंड साल में -14% मिला, तीसरे साल में 48% मिला, चौथे साल में -3 मिला, 5वें साल में 32 मिला। एवरेज सिर्फ मिलके भी 12% ही है, मगर हमें लगता है कि हर साल 12% मिलना चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में बहुत डिफरेंस है और हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। और जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट करके चलेंगे तभी हम हमारे पैसे को माय डियर मनी कह पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये रिस्क है। तो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द अवॉर्ड रिस्क टेकन बाय यू। मोर द रिस्क, बिगर द अवॉर्ड। मोर द रिस्क, बिगर द अवॉर्ड। अभी देखिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। आप मुझे बताइए ये कौन है दोस्तों? ये ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, सही? ये बस ड्राइवर है, रिनव सर ने बताया। अभी ये कौन सा ड्राइवर है?
ये प्लेन का ड्राइवर है, ये प्लेन का ड्राइवर है। तो दोस्तों देखिए, किसको सैलरी ज्यादा मिलने वाली है, किसको ज्यादा मिलती है? तो ऑब्वियसली प्लेन के ड्राइवर को मिलती है, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा लेता है। बिगर द रिस्क, दोनों ही ड्राइवर है। मैं जोरों शोर से ड्राइवर ही बोल रहा हूं, वो पायलट है मगर उसको ड्राइवर ही बोल रहा हूं, क्योंकि ड्राइवर है, क्योंकि दोनों ड्राइविंग ही करते हैं। मगर जो ज्यादा रिस्क लेता है उसको हम पायलट बोल के उसको पगार ज्यादा देते हैं, उसको सैलरी ज्यादा देते हैं। तो वही चीज हम डॉक्टर के बारे में भी सोचिए। ओपीडी का डॉक्टर जो ओपीडी चेक करता है तो आपसे 100-200 लेता है, मगर जो सर्जरी करता है आपसे 10,000 50,000 लेता है। रिस्क कौन ज्यादा लेता है, सर्जन या ओपीडी वाला डॉक्टर? सर्जन। तो उसको अवार्ड भी बड़ा मिलेगा। तो मुझे अगर माय डियर मनी कहना है तो मुझे रिस्क भी कैलकुलेटेड ज्यादा लेना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ग्राफ दिखा रहा हूं। पहले 10 साल में जोन ऑफ नो डिफरेंस रहता है ये, और 10 साल के आगे मगर ये जोन ऑफ मैजिक में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे माय डियर मनी कहना है तो मुझे जोन ऑफ मैजिक में जाना पड़ेगा। तो मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे एज के 20-25 में शुरू करेंगे तो मुझे जोन ऑफ मैजिक का रिजल्ट मिलना बहुत जोरों से शुरू हो सकता है। तो मैं मेरे यहाँ के यंग ऑडियंस को बोलूंगा कि आपको जोन ऑफ मैजिक में जाना है तो आज ही से ही शुरुआत कीजिए। फ्रॉम होम टेक यू आर टेकिंग एडवाइस, ये मैं आपको पूछना चाहता हूं। गूगल बिकम अ डॉक्टर। दोस्तों, यहाँ पे गूगल बहुत लोगों का डॉक्टर बन जाता है, मगर हमें ये ध्यान देना चाहिए, हम बीमार गिरते हैं तो छोटा सा बीमारी है तो मेडिकल से हम क्रोसिन की गोली लेके आ सकते हैं, मगर बहुत बड़ी बीमारी आएगी तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। और तब गूगल से हम डॉक्टर ही लेंगे तो हम संकट में आ सकते हैं दोस्तों। तो हमें गूगल को डॉक्टर लेना है कि नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हल्का फुल्का बना रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही कठिन विषय पे हम बात कर रहे थे। तो एक डॉक्टर के ओपीडी के बाहर का ये स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूं। माय डायग्नोसिस माय ट्रीटमेंट, मैं 200 रुपए कंसल्टिंग लेता हूं। माय डायग्नोसिस योर ट्रीटमेंट, मैं 500 रुपए कंसल्टिंग लेता हूं। यूर गूगल डाउट्स, मैं 1000 रुपए कंसल्टिंग लेता हूं। यूर डायग्नोसिस माय ट्रीटमेंट, मैं 1500 लेता हूं। और यूर डायग्नोसिस योर ट्रीटमेंट, मैं 2000 लेता हूं। क्योंकि आप जब यूर डायग्नोसिस योर ट्रीटमेंट करके आएंगे तो आप बहुत बड़े संकट में पहुंचेंगे और उसको ठीक करने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, तो मैं ज्यादा कंसल्टिंग लेता हूं। दोस्तों, ये ध्यान देना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा वीडियो, एडवाइजर यानी कि जो सलाहकार है वो क्यों जरूरी है, वो एक मेंटर आपको क्यों जरूरी है, ये मैं आपको ये वीडियो से आपको बता देता हूं। डॉक्टर साहब, वीडियो का साउंड नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हैं सर? वीडियो का साउंड नहीं आ रहा था। ओके, ओके, मैं स्लाइड स्टॉप करके फिर वापस शेयर करता हूं। अब आ रहा है दोस्तों? अब आ रहा है? नहीं, सुनाई तो नहीं दिया अभी तक।
अभी ना 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 हाँ ना ना, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके अभी आया था क्या? एक बार फिर ऐसा लगा था कि मतलब आवाज स्टार्ट हो रहा है, और के मेरे को ऐसा लगा था, बट हुआ नहीं कुछ। आपको आवाज आ रही है वहां पे, आप जब चला रहे हैं तब? नहीं। दोस्तों मैं आपको वो वीडियो बाद में शेयर करूंगा। तो आगे हम चले निकलते हैं। एवरीवन्स नीड इज डिफरेंट। तो हर एक की नीड अलग रहती है। यहाँ पे मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। एक बंदा जापान में चला जाता है, उसको घूमने की बहुत आदत रहती है, तो वो जापान में चला जाता है। और इंडियंस सब जगह जाते हैं तो बातें बहुत करते हैं। तो वहां पे एक 35 इयर्स का लड़का रहता है, उससे वो बात कर रहे थे। और उससे बातें करते टाइम उससे पूछते हैं कि शादी की क्या, तो वो बोलता है कि नहीं की। कितने बच्चे हैं, तो बोला शादी नहीं हुई तो बच्चे नहीं है। हमारे कल्चर आपके जैसा ही है, अमेरिका जैसा नहीं है, तो बच्चे नहीं है। तो क्यों शादी नहीं की? तो बोला कि काम नहीं है, नौकरी नहीं है, इसलिए मैंने शादी नहीं की। जब नौकरी लगेगी तो मैं शादी कर लूंगा। वही बंदा जब अपने गांव को वापस आता है तो उसको ये एक बंदा दिखाई देता है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 लड़के उसके गाड़ी पे बैठे हैं। तो उसको पूछते हैं कि ये किसके लड़के हैं, तो वो बोलता है मेरे घर लड़के। तो उसको पूछा कि इतने लड़के क्यों? तो वो बोलता है दोस्तों कि सर मेरे पास काम नहीं है इसलिए लड़के हुए। टाइम टाइम ही टाइम था। तो हर एक की नीड अलग रहती है। तो मुझे माय डियर मनी कहना है तो आपको आपका माइंडसेट पहले देखना पड़ेगा, आपका सर्कल बदलना पड़ेगा, ये सब चीजें जैसी करनी पड़ेगी। वैसे ही कोई बंदा अलग टाइप से पैसे कमा रहा है, वही टाइप से मैं कमा सकता हूँ ये नहीं जरूरी है। तो मुझे मेरी नीड ढूंढनी पड़ेगी और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। मेंटर और एडवाइजर का काम क्या है? मेंटर का काम और एडवाइजर का काम, एडवाइजर का काम है कि आपको ये बताना है। एडवाइजर का काम है, आपको सुनाई दे रहा है ना दोस्तों सब? एडवाइजर का काम है। हम आपको सुन सकते हैं डॉक्टर साहब। यस, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? नो, दिख रहा है ऑल इज प्रॉपर। दिख रहा है सर। नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू, सही तरफ से दिख रहा है। ओके वापिस स्क्रीन शेयर करो। हाँ। बस दिख रहा है अभी। एडवाइजर और मेंटर, मेंटर का काम क्या है और एडवाइजर का काम क्या है? एडवाइजर का काम है एडवाइस देना और निकल जाना। अब मेंटर का काम है हर स्टेप में आपके साथ चलना। मैं आपका मेंटर बनना चाहता हूं दोस्तों। माय डियर मनी के आपके प्रवास में मैं आपका अगर मेंटर बनूंगा तो मुझे भी बहुत आनंद मिलेगा। तो चलो दोस्तों, हम इस टाइप से काम कर सकते हैं। मैंने एक बुक लिखी है, वहां पे बुक में बहुत सारी चीजें आपके लिए
ऐसे ही सिंपल सिंपल साझा किए, आप देख लीजिए, आप बिल्कुल एंजॉय कर सकेंगे। थैंक यू दोस्तों। मैं रिकैप करता हूं जो लोग पहले नहीं आए थे उनके लिए, और आपको भी ध्यान में आए। प्रॉफिट के बारे में मैंने बताया था, रियलिटी एक्सपेक्टेशन, भारतीय शेयर मार्केट, हमारा लाइफस्टाइल बॉम्ब क्या रहता है, इन्फ्लेशन क्या है, इस बारे में मैंने बताया आपको। लाइफ इन इंडिया मैंने आपको बताई। डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, इस बारे में मैंने आपसे बात की। आपका गोल का टाइम हॉरिजॉन क्या है, उस बारे में क्या करना चाहिए। जहाज का उदाहरण दिया, सेल, हल और लाइफ जैकेट का महत्व। इन्वेस्टमेंट कंफ्यूजन कहाँ कहाँ है और क्या करना चाहिए, इस बारे में मैंने बताया। इंश्योरेंस के बारे में आपको रिपन एप्पल होने के पहले ही ध्यान देना है, इसके बारे में मैंने बताया। प्रीमियम कितना चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया। लाइफ स्टेजेस के बारे में आपको बताया। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बताया। गोल का महत्व, वेल्थ ट्रांसफर का महत्व, प्रोटेक्शन, एनहांसमेंट, वेल्थ, मेक मनी वर्क फॉर यू, लाइफ इन्वेस्टमेंट प्लान, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी माय डियर मनी में जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जरूरी है, आपका सर्कल क्यों बदलना चाहिए, माइंडसेट क्यों बदलना चाहिए, चेंज क्यों जरूरी है, और ये राजा क्यों बनना चाहिए। इस बारे में मैंने आपसे सब बात की। थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा पेशेंस लिसनिंग किया। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग बंद करेंगे तो बाद में आगे का चीज बंद कर सकेंगे हम। आपको किसी को शंका है तो आप मुझे